हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग मेडावल हिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज़ में मुगल साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने मुगल वंश के संस्थापक बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर और अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर, इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न आयोग के द्वारा पूछे गए उन सारे प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। आज की क्लास में हम जहांगीर का उत्तराधिकारी और मुगल वंश का 5वां शासक शाहजहां से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत हम अप्रॉक्स 20 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे और इन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम शाहजहां से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें देखेंगे। फ्रेंड, जैसा कि शाहजहां के बारे में, शाहजहां का जो शासनकाल माना जाता है 1627 से लेकर के 1658 तक माना जाता है और ये मुगल वंश का पहला शासक है जिसको इसके शासनकाल के दौरान ही इसको इसके गद्दी से हटा दिया जाता है और इसके पुत्र यानी कि औरंगजेब के द्वारा इसको कैद कर लिया जाता है। कहाँ पे? आगरे के किले में, जहाँ पे एक स्थान है शाहबुर्ज। ठीक है, शाहबुर्ज में ये अंतिम जीवन के अपने अंतिम दिनों का समय बिताता है, यानी कि 8 वर्षों तक ये कैद रहता है और 1666 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद इसको आगरा में जो ताजमहल जो इसी के द्वारा बनवाया गया था अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ की याद में, वहीं इसको क्या किया जाता है, वहीं इसको दफन कर दिया जाता है। किसको? शाहजहां को। तो शाहजहां से संबंधित ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे कैद रहता है। ठीक है, शाहबुर्ज में, जो कि आगरे के किले में है। अंतिम दिनों के यानी कि अपने जीवन के अंतिम दिन जो हैं ये 8 वर्ष जो कि यहीं पर ये बिताता है। तो आइए शाहजहां से संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उनको एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। और आज की क्लास में हमारा पहला प्रश्न है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? काबुल, कांधार, कुंदुज, गजनी। फ्रेंड, देखा जाए ये क्वेश्चन जो आया था ये बिहार पीसीएस प्री 1994 में ये प्रश्न आया था, तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि कांधार जो है वो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी। फ्रेंड, ईरान के शासकों को शाह कहा जाता था। शाह मतलब राजा। देखिए यहाँ पे मैं कुछ सन लिख रही हूँ, जैसे कि 1595, 1622, 1639 और 1648। ये वो दौर है जब कांधार जो है हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से चला जाता है। बात करें 1595 की, फ्रेंड अकबर का समय है। अकबर ने कांधार अभियान किया, कांधार पर विजय किया। कारण था अपने भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा को उज्बेक आक्रमण से सुरक्षित रखना। ठीक है, क्योंकि कांधार जो है वो सामरिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र था और कांधार को फ्रेंड देखा जाए तो ये भारत का देखा जाए तो प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसी कांधार को भारत का सिंह द्वार कहा जाता था। तो उधर से हमेशा जो कि खासकर उज्बेक जो सरदार थे उनके हमेशा आक्रमण होने की संभावना बनी रहती थी। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अकबर ने 1595 में कांधार विजय किया। चूँकि अकबर के शासनकाल में कांधार जो है उसी के साथ रहता है, लेकिन फिर उसके बाद जब 1622 आता है, जहांगीर का शासनकाल है। फ्रेंड देखिए 1622 का वो समय है जब जहांगीर थोड़ा बीमार रहने लगते हैं और इसी दौरान जो शाह जो है ईरान के शाह ने वो कांधार पर आक्रमण कर दिया। और फ्रेंड हमने अपने जब जहांगीर का समय पढ़े थे, जहांगीर यहाँ का जो पुत्र खुर्रम जो कि आगे जो कि शाहजहां बनते हैं, शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठते हैं, खुर्रम को हम लोगों ने बात किया था कि 1622 में जहांगीर ने खुर्रम को कांधार विजय के लिए, कांधार अभियान के लिए भेजा था, जिसके कारण खुर्रम ने क्या किया था, विद्रोह कर दिया था। तो देखा जाए जहांगीर एक तरफ अपने पुत्र के विद्रोह में उलझ गए हैं, दूसरी तरफ उधर कांधार पर ईरान के शाह ने आक्रमण कर दिया। ईरान का शाह कौन है इस समय? अब्बास प्रथम। ये नाम ध्यान रखिएगा, अब्बास प्रथम। अब्बास प्रथम ने आक्रमण कर दिया और पुत्र खुर्रम को अभियान के लिए भेज रहे हैं, लेकिन पुत्र खुर्रम ने तो विद्रोह कर दिया। इन सब में उलझ जाते हैं कौन? जहांगीर। और इसी सब की वजह से कांधार जो है वो मुगलों के हाथ से निकल जाता है और शाह अब्बास यानी कि ईरान के हाथ में चला जाता है। बात करते हैं 1639 में। 1639 का समय वो है जब कांधार का किलेदार है जिसका नाम है अली मर्दान। ठीक है, कांधार किले का जो किलेदार है जिसका नाम है अली मर्दान। फ्रेंड, अब्बास प्रथम की मृत्यु के बाद जो शासक बनता है एक अल्पायु जो शासक रहता है और दूसरा काफ़ी अयोग्य रहता है और उसके साथ कहा जाता है ये जो अली मर्दान जो किलेदार है, कांधार का किलेदार, उससे उसके संबंध नहीं अच्छे रहते हैं और जिसके कारण उसने क्या किया, स्वेच्छा से कांधार के किले को मुगलों को दे दिया। ठीक है, लेकिन जब उसके बाद उस अयोग्य शासक के बाद जब शासक बनते हैं अब्बास द्वितीय, ईरान के शासक बनते हैं, ईरान के शाह बनते हैं अब्बास द्वितीय। अब्बास द्वितीय काफ़ी महत्वाकांक्षी शासक रहते हैं, शक्तिशाली शासक रहते हैं। इन्होंने पुनः 1648 में आक्रमण किया और कांधार को हमेशा के लिए क्या किया, मुगलों से
अपने कब्जे में ले लिया, मुगलों से छीन लिया। यही समय है, हमेशा के लिए कांधार जो है मुगलों के हाथ से चला जाता है। चूँकि मुगलों के हाथ से कांधार चला गया, उस समय शासक कौन है? शाहजहाँ। शाहजहाँ ने 3 अभियान किए कांधार को पुनः प्राप्त करने के लिए, और 3 अभियान, 2 का नेतृत्व तो औरंगजेब ने किया था। उसका समय आपको पता होना चाहिए। पहली बार जो किया था वो 1649 में किया था, जिसमें औरंगजेब असफल रहे थे। फिर इनको भेजा जाता है 1652 में। औरंगजेब पुनः जो है असफल रहते हैं। उसके बाद समय आता है 1653 का। 1653 में देखा जाए तो शाहजहाँ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र यानी कि दारा सिखों को अभियान के लिए भेजा। दारा सिखों ने बड़ी लंबी लंबी बातें की थी। उन्होंने ये कहा कि जो अभी तक कोई नहीं कर सका वो मैं कर सकूंगा। बहुत बड़ी बड़ी फेंका, लेकिन असफल हुए। 3 अभियान किया गया, लेकिन तीनों ही अभियान में जो है शाहजहाँ असफल होते, उनको कांधार वापस नहीं मिल पाता। और माना जाता है इस 3 अभियान में फ्रेंड जो खर्च हुआ था, जो धन का व्यय हुआ था, वो 12 करोड़ रुपए हुआ था। ये उस समय काफ़ी बड़ी राशि थी, क्योंकि फ्रेंड एक डेटा के अनुसार माना जाता है शाहजहाँ के समय में जो वार्षिक आय मुगलों की हुआ करती थी वो 22 करोड़ रुपए हुआ करती थी। और समझ लीजिए 22 करोड़ में भी अगर 50% से भी अधिक आपका व्यय एक ऐसे असफल अभियान में चला गया, तो कितनी धन की राशि, कितनी राजस्व की हानि हुई होगी उस समय, आप ये समझ लीजिए। लेकिन फिर भी कांधार जो है वो वापस नहीं मिल सका। तो ये चीज़ था, कांधार जो था वो क्या था? झगड़े की जड़ थी। किसके बीच? ईरान और मुगलों के बीच में। नेक्स्ट है, कांधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को बड़ा धक्का पहुंचा। क्यों? प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से, मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। देखिए फ्रेंड, अभी हमने बताया कि कांधार को भारत का सिंहद्वार कहा जाता था, और चूंकि कांधार को विजय अभियान का कारण ही यही था कि उत्तर पश्चिमी सीमा से होने वाले आक्रमणों से भारत को सुरक्षित रखना, इसीलिए सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा कांधार महत्वपूर्ण था। उसके हाथ से निकल जाने से मुगलों को काफ़ी ज़्यादा हानि हुई। एक तरीके से उत्तरी पश्चिमी सीमा में कांधार के निकल जाने से जो मुगल थे वो क्या हो गए? काफ़ी दुर्बल हो गए, कमज़ोर हो गए। ठीक है, कब हुआ था ये? शाहजहाँ के शासनकाल में अंतिम रूप से जो था कांधार जो है वो मुगलों के हाथ से निकल जाता है। ये समय पता होना चाहिए, कब? शाहजहाँ के काल में। ठीक, नेक्स्ट है, शाहजहाँ के बल्ख अभियान का उद्देश्य था काबुल की सीमा से सटे बल्ख बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना, मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरगना को जीतना, मुगल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति आमुदरिया पर निर्धारित करना, मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे बढ़ाना। देखिए ये 3 जो है ना, BCD, ये देखा जाए तो मुगलों के साम्राज्यवादी नीति को दिखा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड ये जो बल्ख अभियान का उद्देश्य वो कोई साम्राज्यवादी नीति नहीं था, बल्कि स्वयं अपनी सीमा को सुरक्षित करना था, जिसके अंतर्गत देखा जाए शाहजहाँ जो है वो बल्ख और बदख्शां में उस क्षेत्र को जीत करके वहाँ पे एक मित्र शासक को बैठाना, यानी कि एक बफर स्टेट का निर्माण करना चाह रहा था। कौन? शाहजहाँ, ताकि वो अपनी सीमा को सुरक्षित रख सके। देखा जाए बल्ख और जो बदख्शां वाला फ्रेंड क्षेत्र है, ये हिंदुकुश पर्वत के उत्तर वाला क्षेत्र, और इस पर जो नियंत्रण जिसका था वो बुखारा का जो उज्बेक सरदार है, और उसका नाम फ्रेंड क्या है? नज़र मोहम्मद के अधिकार में था। ठीक है, नज़र मोहम्मद के अधिकार में था। ये जीत नहीं सकते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य यही था कि इस क्षेत्र को जीत लिया जाए और यहाँ पे एक मित्र शासक को बैठा दिया जाए, जिससे कि कभी भी जो मित्र शासक हो वो मुगलों को क्या करे? समर्थन दे, मुगलों को समर्थित शासक हो, जिससे भी कभी भी जो इस क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कभी भी जो कुछ आक्रमण हो रहा है, और काबुल की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए इन सारे उद्देश्य से जो है वो अपने मित्र शासक को जब बैठा देंगे, तो इससे उस क्षेत्र की सीमा को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल सकेगी। यही एक्चुअली मेन उद्देश्य था, बफर राज्य बनाना। ठीक है, बफर राज्य बनाना यही मेन उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट है, बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया? हरनाथ, जगन्नाथ, कविंद्राचार्य, कवि हरिराम। फ्रेंड ये UPPSC प्री 2000 में ये प्रश्न आया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C। ठीक है, कविंद्रा जो चार्य थे, इन्हीं के अनुरोध पर जो शाहजहाँ ने बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। फ्रेंड ये एक तरीके से शाहजहाँ के आश्रित कवि थे। ठीक है, आश्रित कवि थे, और इन्होंने शाहजहाँ की प्रशस्ति यानी कि शाहजहाँ की प्रशंसा में इन्होंने लिखा था कविंद्र, ध्यान रखेगा,
कविंद्र कल्पलता, ठीक है। ये प्रशस्ति थी कल्पलता किसके लिए? शाहजहाँ के लिए, ठीक है। तो इन्होंने लिखा था, इन्हीं के अनुरोध पे इन्होंने शाहजहाँ ने बनारस इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर जो है उसको समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है, निम्न में कौन शाहजहाँ के शासनकाल का राज्य कवि था? कलीम, काशी, कुदरसी, मुनीर। फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो देखा जाए तो कलीम जो है वही आपका राज्य कवि था और इसको जो अन्य नाम से जाना जाता है अबू, ठीक है, देखा जाए तो अबू जलील के नाम से इसको जाना जाता है, अन्य नाम से। अन्य भी कवि थे जो शासनकाल में थे शाहजहाँ के, उनका जो नाम था देखा जाए तो कुदरसी था, सलीम है और फारूक है, मुनीर है। ये लोग क्या थे? ये लोग भी कवि थे शासनकाल में, किसके? शाहजहाँ के शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट है, मुमताज़ महल का असली नाम था? अर्जुबंद बानो बेगम, लाडली बेगम, मेहरुनिशा रोशन आरा। फ्रेंड करेक्ट आंसर है ए, अर्जुबंद बानो बेगम जो है वही मुमताज़ का जो असली नाम था। मेहरुनिशा तो फ्रेंड देखा जाए नूरजहाँ को मेहरुनिशा बोला जाता था और नूरजहाँ की पुत्री कौन थी? लाडली बेगम, इसी का पति रहता है शहरयार। तो अर्जुबंद बानो बेगम जो है वो यानी कि मेहरुनिसा जो कि नूरजहाँ के नाम से जो शासन करती हैं जहांगीर के समय में, ये शासन ही करती हैं एक तरीके से। इन्हीं के भाई रहते हैं आशफ खां। आशफ खां की ये पुत्री रहती हैं अर्जुबंद बानो बेगम और इनका जो विवाह हुआ रहता है देखा जाए तो इनका जो विवाह होता है शाहजहाँ से हुआ रहता है और शाहजहाँ ने इनको एक उपाधि दी थी जिसका नाम था मलिक, ठीक है, मलिक ए जमानी, ठीक है। ध्यान रखिएगा उपाधि दी गई थी किसको? अर्जुबंद बानो बेगम को, ठीक है। मलिक ए जमानी आशफ खां की पुत्री रहती हैं, ठीक है। आसफ खां के बारे में हम लोगों ने बताया था और उनका जो विवाह हुआ रहता है 1612 में हुआ रहता है, किससे? शाहजहाँ से हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद इनको मलिक ए जमानी की उपाधि दी रहती है। नेक्स्ट है, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है ताजमहल में, लाल किला में, पंचमहल में, शेर शाह के मकबरे में। करेक्ट आंसर है ए, ताजमहल में हमें हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। फ्रेंड ताजमहल जो कि आगरा की यमुना नदी के तट पे है, आपको पता होना चाहिए। इसका जो निर्माण कार्य जो शुरू किया गया था वो 1631 में किया गया था और इसका जो निर्माण कार्य पूरा हुआ वो 1653 में पूरा हुआ, यानी कि 22 वर्ष लग गए थे लगभग इसके निर्माण को होने में। और इस पे जो निर्माण का खर्च आया था फ्रेंड वो 9 करोड़ माना जाता है, ठीक है। 9 करोड़ उस समय कितनी बड़ी राशि थी, ठीक है, 9 करोड़ रुपए माना गया था और 22 वर्ष लगते। फ्रेंड इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो शिल्पकार था वो कौन था, यानी कि वास्तुकार कौन था, इसका जो प्रमुख मिस्त्री था वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो वास्तुकार था वो अहमद लोहारी था, अहमद लाहौरी, ये नाम ध्यान रखिएगा, ये वास्तुकार था। और जो प्रमुख जो मिस्त्री था उसका नाम था उस्ताद, ठीक है। इसका जो प्रमुख मिस्त्री था वो था उस्ताद इंसा खां, ये नाम ध्यान रखिएगा। उस्ताद इंसा खां जो था ये प्रधान मिस्त्री था और जो अहमद लोहारी था ये प्रमुख वास्तुकार था, ठीक है, ताजमहल का। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो दिल्ली की जो जामा मस्जिद का निर्माण करा, देखिए ध्यान रखिएगा, यानी कि और भी जामा मस्जिद है, यहाँ दिल्ली की जामा मस्जिद के बारे में पूछा है तो इसका निर्माण कार्य फ्रेंड शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कब करवाया था? 1644 में करवाया था। दिल्ली में कहाँ करवाया था? लाल किले के पास में करवाया था, ठीक है। लाल किले के पास में दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था और ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है, ठीक है। दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वो भारत की सबसे बड़ी जामा मस्जिद मानी जाती है, ठीक है। देखिए अन्य जो जामा मस्जिद का निर्माण फ्रेंड अकबर ने करवाया था, फतेहपुर सीकरी में करवाया था, ये चीज़ हम लोगों ने बताया था। फतेहपुर सीकरी में भी है, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा, लिख लिया करिए, इस पर थोड़ा प्रॉब्लम होती है, अकबर के द्वारा। और जो फतेहपुर सीकरी में जो अकबर के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था उसे फतेहपुर सीकरी का गौरव कहा जाता है। एक फ्रेंड आगरा में भी है जामा मस्जिद, ठीक है। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण देखिए किसने करवाया था? शाहजहां की जो बड़ी पुत्री है, ठीक है, दारा सिकों से भी जो सबसे बड़ी पुत्री रहती है जिसका नाम था जहां आरा, ठीक है। जहां आरा ने आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था और दिल्ली की जो चांदनी चौक है ना उसका भी डिज़ाइन जहां आरा ने ही करवाया था, तो ये नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहले देखिए दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने,
फतेहपुर सीकरी के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। और आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जहां आरा ने, जो कि शाहजहां की बड़ी पुत्री थी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? तो आगरा से जो दिल्ली इन्होंने जो हस्तांतरित किया था वो क्या था? शाहजहां ने किया था। ठीक है, शाहजहां ने जो है आगरा से अपनी दिल्ली को राजधानी को हस्तांतरित किया था। फ्रेंड देखिए, ये बात है 4 फरवरी का, ये डेट थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। 1628। देखिए, हमने अभी बात किया ना कि हमने अभी आपसे क्या बताया स्टार्टिंग में कि शासनकाल जो रहता है वो 1627 माना जाता है, लेकिन देखिए इनका जो राज्याभिषेक होता है ना वो 1628 में होता है। देखिए फ्रेंड, अक्टूबर 1627 में जहांगीर की मृत्यु कहाँ पे होती है? लाहौर में होती है। उस समय लाहौर में होते हैं ये। ठीक है, लाहौर में इनकी मृत्यु हो जाती है और लाहौर में ही नूरजहां है। और नूरजहां का दामाद कौन है? शहरयार। उन्होंने अपनी पुत्री लाडली बेगम से, शहरयार जो पुत्र था जहांगीर का दूसरा पुत्र रहता है, उनसे उनकी शादी करवा देती है लाडली बेगम की। और लाडली बेगम के मतलब पति यानी कि शहरयार को, जो कि नूरजहां के पति दामाद रहते हैं, तो उनको ये क्या चाहती है नूरजहां कि वो जो है दिल्ली की गद्दी पर यानी कि जो मुगलों की गद्दी पर वो बैठे। और इसी समय ये वो दौर है जब 1627 का, जब शाहजहां जो है वो दक्कन में रहता है, यहाँ पे हाँ दक्षिण भारत में कह लीजिए, दक्कन वाले क्षेत्र में रहता है, यानी कि वो आगरा से दूर रहता है। इसी दौरान क्या होता है कि आगरा में कौन बैठा है? शाहजहां का ससुर यानी कि मुमताज़ का जो पिता या फिर नूरजहां का भाई कौन है? आसफ खां। आसफ खां जो है बैठा है और उसको ये बात पता है कि एक तरफ तो नूरजहां चाहती है कि दिल्ली की गद्दी यानी कि मुगलों की गद्दी पर कौन बैठ जाए? आगरा की, जो कि उस समय आगरा ही थी राजधानी, तो मुगलों की गद्दी पर कौन बैठ जाए? उसका दामाद शहरयार। और इधर आसफ खां चाह रहे हैं कि जो जहांगीर का अगला उत्तराधिकारी उनका दामाद यानी कि शाहजहां। ठीक है, अब क्या आसफ खां कहता है, अब चूंकि ये दोनों दूर हैं, इधर लाहौर में ये बैठे हैं और इधर ये दक्षिण में, इनको तो आने में समय लगेगा। इधर नूरजहां जो है वो तैयारी करती है पूरी सैनिक तैयारी के साथ अपने दामाद को भेजने की कि तुम जाओ जल्दी से और शासन जो है अपने अधिकार में ले लो। आसफ खां क्या चालाकी करता है कि आसफ खां जो रहता है वो जहांगीर का जो बड़ा पुत्र, फ्रेंड हम लोगों ने पहले ही बात किया था, मानबाई से जो पुत्र था जिसका नाम था खुसरो। ठीक है, खुसरो के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। खुसरो का पुत्र है द्वार बख्श। ठीक है, द्वार बख्श, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, द्वार बख्श को बलि का बकरा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा। खुसरो ये आसफ का क्या कहता है कि एक दूत भेजता है दक्षिण में कि शाहजहां के पास कि जल्दी से आओ, जहांगीर की मृत्यु हो गई और गद्दी को जल्दी से अपना मतलब गद्दी को प्राप्त कर लो, आकर के अपना शासन प्रशासन जो है ले लो। लेकिन चूंकि उसको आने में वक्त लगता, इसी दौरान आसफ खान ने एक कूटनीति चाल चली और खुसरो का पुत्र दावर बख्श को कुछ समय के लिए उसने दिल्ली की गद्दी पर यानी कि आगरा की गद्दी पर कह सकते हैं मुगल गद्दी पर बैठा दिया। और एक तरीके से चालाकी ही थी कि जब तक जो है शासक जो है शाहजहां नहीं पहुंचेगा तब तक ये शासन करेगा और जब शाहजहां पहुंचेगा तो इसको मरवा दिया जाएगा। और फ्रेंड यही होता है, शाहजहां जो है जब उसको पता चलता है, शाहजहां आता है और शाहजहां आने से पहले जितने भी उसके प्रतिद्वंदी थे, जो दावेदार थे गद्दी के, उन सारे दावेदारों को एक एक करके उनको हटाया रास्ते से और द्वार बख्श को मतलब आसफ खां को सूचना दिया कि मेरे आने से पहले जो गद्दी पर बैठा है उसको हटा दिया जाए। आसफ खां के द्वारा देखा जाए तो द्वार बख्श की हत्या करवा दिया जाता है। और फ्रेंड इसी तरह देखें तो इसको क्या है, एक तरीके से बलि का बकरा बनता और फिर 1628 में इसका आगरा में राज्याभिषेक होता है। और इसने जैसे राज्याभिषेक होता है, दिल्ली में इसने एक शहर की स्थापना करवाई और उस शहर का फ्रेंड जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शाहजहांबाद। ठीक है, शाहजहांबाद का इसने निर्माण कार्य शुरू करवाया था 1628 में, लेकिन 1638 में। और इसका जो निर्माण कार्य फ्रेंड पूरा होता है लगभग 10 सालों में 1648 में। और 1648 में इसने अपनी राजधानी दिल्ली में हस्तांतरित किया। ये चीज़ समय आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए ये स्टोरी थी, ये चीज़ आपको जो इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें थी, जैसे द्वार बख्श पूछ सकता है कि जहांगीर और शाहजहां के बीच में कौन सा था जो थोड़े समय के लिए शासन किया था मुगल वंश के अंतर्गत, तो था द्वार बख्श। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। कब हस्तांतरित किया इसने दिल्ली से, मतलब आगरा से दिल्ली को राजधानी? 1648 में, क्योंकि 1638 में इसने दिल्ली में शहर का निर्माण किया शाहजहानाबाद और वहीं पर इसने फिर अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा, हमें एक तरफ स्मारक दिया है और दूसरी तरफ निर्माता दिया है। देखिए अलाई दरवाज़ा जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में 1602 में अकबर के द्वारा बनवाया गया था, ये भी करेक्ट है, मतलब मैथ सही है। मोती मस्जिद आगरा में, देखिए मोती मस्जिद भी दो है, एक आगरा में एक दिल्ली में। आगरा वाली मोती मस्जिद का शाहजहां ने निर्माण करवाया था और दिल्ली वाली मोती मस्जिद का निर्माण जो है वो औरंगजेब ने करवाया था। करेक्ट आंसर है सी,
ये चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करना, बहुत किए हैं। अभी आने वाले और भी जो स्थापत्य, मुगलों के स्थापत्य से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो वहाँ एक बार फिर इसको करेंगे, जिससे कि आपका पूरी तरीके से ये रिवाइज हो जाए। चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया अकबर, नूरजहाँ, जहांगीर, शाहजहाँ। फ्रेंड करेक्ट आंसर है डी, शाहजहाँ के द्वारा दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया गया था। चूँकि ये लाल बलुआ पत्थर से निर्माण था, इसीलिए इसको लाल किला कहा जाता है। इसने दिल्ली में जो था देखा जाए तो 1638 में, हमने आपको बताया 1638 में इसने अपने जो शाहजहानाबाद को अपनी राजधानी बनाई थी। उसके बाद जो उसका कार्य जो हुआ था 1648 में इसको पूरा किया था, और 1648 में इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। और जब राजधानी कोई बनाता है फ्रेंड जिस क्षेत्र में, तो वहाँ किले का निर्माण करवाता है। उसी उपलक्ष्य में इसने किले का निर्माण करवाया। कौन सा किला? जो कि लाल किला। लाल किला को अन्य भी नाम से जानते हैं, जैसे किला ए मुबारक के नाम से जानते हैं। ठीक है, किला ए मुबारक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको अन्य नाम से भाग्यवान किले के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको अन्य नाम से। मेन चीज़ है कि इसको जो बनवाया किससे था, ये जो है ये इसके जो वास्तुकार थे, जो शिल्पकार थे, किसकी देखरेख में? ये था हमीद अहमद। ठीक है, हमीद अहमद की देखरेख में लाल किले का निर्माण करवाया गया था। और फ्रेंड इसका जो प्रवेश द्वार है लाहौरी दरवाज़ा, इसके प्रवेश द्वार को कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में होता? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो फ्रेंड उपनिषदों का जो फारसी में अनुवाद किया गया था वो शाहजहां के समय में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकों के द्वारा, काशी के 52 पंडितों के सहयोग से। ठीक है, दारा सिकों के द्वारा। ठीक है, काशी के 52 पंडित के सहयोग से इसने क्या किया था? उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, दारा सिकों के द्वारा। नेक्स्ट है, इसमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी? दारा शिकोह को, शुजा को, औरंगजेब को, मुराद को। फ्रेंड वही करेक्ट आंसर है। ये हमने बताया था ना, जब 1653 में जब दारा शिकोह को ये कांधार अभियान के लिए भेजता, उसी समय से शाह बुलंद इकबाल की उपाधि देता है, पदवी देता है। और दारा शिकोह ने बड़ी लंबी बातें की थी, लेकिन असफल रहे उस अभियान के दौरान। दारा सिकोह को शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। काफ़ी योग्य ये रहते हैं, काफ़ी शिक्षित रहते हैं, काफ़ी उदार रहते हैं दारा सिकोह। इनकी उदारता के कारण इनको लघु अकबर भी कहा जाता है। इसके बारे में भी देखेंगे हम। नेक्स्ट है, दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था? अल फिहरिस्त, किताब उल बयां, मुज़्ज़म उल बहरीन, सिर ए अकबर। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, सिर ए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लिखा कैसे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सिर ए अकबर है, और इसका जो इस तरह देखें द ग्रेट सीक्रेट। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? बहुत बड़ा रहस्य, द ग्रेट सीक्रेट इसका मतलब है। ठीक है, यही किया गया था। उपनिषदों का जो फारसी में अनुवाद किया गया था उसको सिर ए अकबर नामक जो शीर्षक के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन एक दारा सिकोह की रचना है? तबकती नासिर, किताब उल हिंद, तहकीक अल हिंद, या फिर मज़मुल बहन। फ्रेंड इसका डी आंसर है। मज़मुल बहन जो है वो दारा सिकोह की रचना है, और इसका मतलब होता है दो समुद्रों का मेल। ठीक है, दो समुद्रों का मेल। दो समुद्र फ्रेंड किसको? हिंदू मुस्लिमों के मेल से इन्होंने बात किया, दो समुद्रों का मेल, यही इनकी रचना थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? दिल्ली, आगरा, औरंगाबाद, या फिर लाहौर। फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इनको जो दफनाया गया था वो दिल्ली में दफनाया गया था। ठीक है, अभी ये काफ़ी चर्चा में भी चल रहा है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड दारा सिकोह काफ़ी देखा जाए काफ़ी उदार थे, और ये अन्य धर्मों के प्रति काफ़ी इनकी जो नीति थी काफ़ी सहिष्णु टाइप की नीति थी, और यही कारण था इनको लघु अकबर कहा जाता था। इन्होंने कई धर्मों के, खासकर हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी ग्रंथ थे उसका काफ़ी अध्ययन किया था, काफ़ी शिक्षित थे। और इनके जो नीतियों की वजह से औरंगजेब, देखिए शाहजहां के अंतिम समय में ना हमें उत्तराधिकार युद्ध बड़े पैमाने पे दिखता है। देखिए सलीम जो अकबर के भी समय में हमें उत्तराधिकार को लेकर के, यानी कि गद्दी को लेकर के सलीम ने विद्रोह किया था, लेकिन वो इतना व्यापक पैमाने पे नहीं किया था जितना व्यापक पैमाने पे हमें शाहजहां के समय में दिखता है। शाहजहां के पुत्रों के द्वारा, खासकर औरंगजेब के द्वारा जो उत्तराधिकार संघर्ष किया जाता है, उसी दौरान औरंगजेब ने क्या किया था? औरंगजेब ने एक विशेष
न्याय समिति का गठन करवाया था और उस न्याय समिति ने दारा को बेधर्मी घोषित करके इसको मृत्यु दंड की सज़ा दे दी गई थी। और फिर मृत्यु दंड की सज़ा देने के काफ़ी ज़्यादा इसमें यह है कि इसके शरीर को मतलब इसके सर को काट करके किले से लटकाया गया था, इसके धड़ को कहीं और का मतलब दफनाया गया था, सर को कहीं और दफनाया गया था, बहुत सारी इसमें बातें। लेकिन हमें क्या देखना है कि आयोग ने क्या आंसर माना है, हमें दिल्ली माना है, दिल्ली में दारा सिकों को दफनाया गया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। अमीर खुसरो, दारा शिकोह, अमीर हसन शुजा। फ्रेंड देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दारा शिकोह था। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम माना जाता है। दारा शिकोह काफ़ी ज़्यादा देखा जाए फ्रेंड शिक्षित था, काफ़ी ज़्यादा सुशिक्षित था और इसने हिंदू धर्म ग्रंथों के कई ग्रंथों को इसने क्या किया था, फारसी में अनुवाद किया था, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो उपनिषदों का इसने फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, इसने भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया, इसने योग वशिष्ठ फारसी में अनुवाद किया, इसने वेदों का भी इसने संकलन किया था। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा काफ़ी शिक्षित, काफ़ी योग्य था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा दारा शिकोह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? B.A. स्मिथ, J.N. सरकार, A.L. श्रीवास्तव, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार पीसीएस 1996 में ये प्रश्न आया था फ्रेंड। तो इतिहासकार A.L. श्रीवास्तव के द्वारा शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा था। इनका पूरा नाम हो जाएगा आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। और फ्रेंड इन्होंने कहा कि जो शाहजहां का जो समय काल था, राज्यकाल था, उसमें स्थापत्य के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण काल था। स्थापत्य के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा योगदान या फिर हमें देखते हैं काफ़ी ज़्यादा विस्तार देखने को मिलता है। और इसी कारण जो है इस पे शाहजहां के शासनकाल को जो आपका देखा जाए आशीर्वादी लाल ने क्या कहा, स्वर्णयुग कहा। फ्रेंड बहुत से इतिहासकारों का इसमें मतभेद भी है, ये काफ़ी इसमें अगर क्लास आप लोग देखोगे तो क्लास में सारी चीज़ें बातें की गई। यहाँ पे हम इतने सारी चीज़ें नहीं बता सकते क्योंकि इतिहासकारों को इसको लेकर के बहुत सारे मतभेद है। कई इतिहासकार नहीं मानते, कई इतिहासकार मानते हैं कि जो गरीब तबके थे, जो मजदूर तबके थे, उनके शोषण के आधार पर इतने बड़े बड़े किलों का निर्माण किया गया, तो ये स्वर्णयुग कैसे हो गया। और इसी दौरान जब इतने बड़े स्थापत्यों का निर्माण किया जा रहा था तो उसी दौरान देखा जाए गुजरात में अकाल पड़ता है, दक्कन के क्षेत्र में दक्षिण में अकाल पड़ता है, दो अकाल पड़ रहे हैं। और इधर शाहजहां जो है वो बड़े बड़े किलों का निर्माण, बड़े बड़े महलों का निर्माण करवाने में लगे हुए। तो इतिहासकारों को लेकर के थोड़ा मतभेद है इसमें, क्योंकि इन्होंने जो कि आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के द्वारा इनके काल को स्वर्णयुग जो कि स्वर्णयुग कहा गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया? औरंगजेब, मुराद, मीर जुमला, अबुल हसन, कुतुब शाह। फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि मीर जुमला ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को शाहजहां को उपहार दिया था। फ्रेंड जो 1636 की बात है, शाहजहां ने गोलकुंडा का अभियान किया, गोलकुंडा पर अधिकार किया। गोलकुंडा का जो शासक था अब्दुल्ला कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया और इसी का एक वजीर यानी कि गोलकुंडा का वजीर है कौन? मीर जुमला, जिसका नाम है मोहम्मद सैयद। ठीक है, मोहम्मद सैयद, एक फारसी व्यापारी रहता है ये मीर जुमला जो है मोहम्मद सैयद इसका वास्तविक नाम रहता है। और ये क्या करता है कि जब गोलकुंडा के क्षेत्र को छोड़ करके ये मुग़लों की सेवा में चला जाता है। और मुग़लों की सेवा में जब जाता है तो मुग़ल शासक शाहजहां को भेंट स्वरूप इसने कोहिनूर का हीरा दिया था। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया? देखिए सिजदा झुककर जो सिजदा था, पावबोज था, ये क्या था? एक तरीके से झुक करके सलाम करना, झुकना। लेकिन चूंकि ये इस्लाम के खिलाफ माना जाता है, क्योंकि इस्लाम में ये माना जाता है कि झुकते तो सिर्फ ईश्वर यानी कि पैगंबर मोहम्मद के सामने, पैगंबर के सामने झुका जाता है। तो इसलिए काफ़ी जो है ये इस्लाम के खिलाफ ये परंपरा है। लेकिन इसकी शुरुआत बलबन ने किया था। इसको ख़त्म किसने किया? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो फ्रेंड इसको शाहजहां ने जो है वो समाप्त कर दिया था सिजदा को। ठीक है, झुक करके जो सलाम करते, झुकना, तो वही था, सिजदा को समाप्त कर दिया था शाहजहां ने। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? दारा शिकोह, मुराद बख्श, शाह शुजा, औरंगजेब। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, औरंगजेब। फ्रेंड जो है वो ज़्यादातर समय जो है वो दक्कन का गवर्नर, और यही कहा जाता है कि दक्कन की राजनीति के बारे में औरंगजेब को बहुत ही ज़्यादा जानकारी रहती, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक दक्कन का गवर्नर रहता है। बात करें 1636 तक, सॉरी 1636 तक
1644, यानी कि 1636 से लेकर के 1644 तक ये वहाँ का गवर्नर रहता है। फिर इसके बाद इसको पुनः क्या किया जाता है 1652, जब उत्तराधिकार का युद्ध होता है फ्रेंड, ये उस समय कहाँ रहता है, वहीं का गवर्नर रहता है, ठीक है, दक्कन का। ये तब फिर इसको पुनः दक्कन का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है, दक्कन का गवर्नर रहता है। और यही कारण है, हम जब औरंगजेब पढ़ेंगे फ्रेंड, औरंगजेब के लिए दक्कन का जो है, दक्कन के क्षेत्र या दक्षिण के क्षेत्रों को जीतना इसके लिए नासूर बन जाता है, इसी में उलझ के रह जाता है, अंतिम समय में ये काफ़ी उलझा रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ था, जो दक्कन का गवर्नर रहा अधिकांश समय तक वो औरंगजेब था, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरीके से शाहजहां से संबंधित प्रश्नों को लाया। बहुत ज़्यादा प्रश्न आयोग के द्वारा नहीं पूछे गए थे, यही कुछ क्वेश्चन थे जो आयोग के द्वारा पूछे गए थे। इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या था फ्रेंड, आपका जो अकबर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको रिवीजन करते रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो फ्रेंड, कमेंट करें कि आपको चीज़ें क्या चीज़ ठीक लग रही है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में अकबर को औरंगजेब से संबंधित प्रश्नों को लगाएंगे। और फिर उसके बाद हम मुगल शासन से संबंधित, जो प्रशासन से संबंधित, जो उनके द्वारा स्थापत्य से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं जो आयोग के द्वारा पूछे गए उसको लगा लेंगे। उससे हमारा जो मुगल काल है जो ओवरऑल वो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।